सेक्शन 55 चल रहा है और उसमें केस के अंदर लिख रहे हैं। एक पैराग्राफ लिखवा दिया मैंने, उसका सेकंड पैराग्राफ लिखना है आपको। लिखो वो चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इंटेंशन टू मेक टाइम एज एसेंस, इंटेंशन टू मेक टाइम एज एसेंस, intention to make time as essence, intention to make time as essence, comma, if expressed in writing, if expressed in writing, if expressed in writing, if expressed in writing, comma, must be in language, must be in language, must be in language which is unmistakable, which is unmistakable. Unmistakable, comma, it may also be inferred, it may also be inferred, it may also be inferred, it may also be inferred from the nature of, from the nature of, from the nature of, from the nature of property, from the nature of property, from the nature of property agreed to be sold, agreed to be sold, agreed to be sold, comma, conduct of the party, agreed to be sold, comma, conduct of the party, conduct of the party, conduct of the party, and surrounding circumstances, and surrounding circumstances, and surrounding circumstances, at or before, at or before, at or before contract, at or before contract, at or before contract. हिंदी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। समय को मर्म बनाने का आशय, समय को मर्म बनाने का आशय, समय को मर्म बनाने का आशय, समय को मर्म बनाने का आशय लिखित रूप में, लिखित रूप में, लिखित रूप में अभिव्यक्त भाषा में होना चाहिए, लिखित रूप में अभिव्यक्त भाषा के रूप में होना चाहिए, लिखित रूप में अभिव्यक्त भाषा में होना चाहिए, सॉरी, लिखित रूप में अभिव्यक्त भाषा में होना चाहिए, अभिव्यक्त भाषा में होना चाहिए, जो कि जो कि जो कि बिना भूल के हो, जो कि बिना भूल के हो, जो कि बिना भूल के हो। इसे विक्रय की जाने वाली संपत्ति की प्रकृति, इसे विक्रय की जाने वाली, इसे विक्रय की जाने वाली, इसे विक्रय की जाने वाली संपत्ति की प्रकृति, इसे विक्रय की जाने वाली संपत्ति की प्रकृति, कौमा, पक्षकारों के आचरण, संपत्ति की प्रकृति, पक्षकारों के आचरण और संविदा के समय, और संविदा के समय, और संविदा के समय या उससे पहले की, संविदा के समय या उससे पहले की, संविदा के समय या उससे पहले की परिस्थितियों से, उससे पहले की परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है, परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है, परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है। एक टॉपिक डालिए, सिमिलर प्रोविजंस, सिमिलर प्रोविजंस, समान प्रावधान, सिमिलर प्रोविजंस, प्रोविजन ही लिख लो, समान प्रावधान, लिखिए सेक्शन 11 ऑफ, सेक्शन 11 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट also provides, section 11 of sales of goods act also provides, section 11 of sales of goods act also provide
also provide also provide also provides that whether time is of whether time is of whether time is of essence or not, whether time is of essence or not, whether time is of essence or not. अभी पैरा 2 स्टार्ट नहीं हुआ है, ये केस का ही लिख रहे हैं हम लोग, है ना, उसका सिमिलर प्रोविजन लिख रहे हैं कि कहाँ ऐसे बात की गई है, ठीक है। whether time is of essence or not depends upon the terms of the contract, depends upon the terms of the contract, depends upon the terms of the contract. हिंदी में लिखिए, माल विक्रय अधिनियम की धारा 11, माल विक्रय अधिनियम की धारा 11, माल विक्रय अधिनियम की धारा 11, माल विक्रय अधिनियम की धारा 11 भी प्रावधानित करती है कि 11 भी प्रावधानित करती है कि धारा 11 भी प्रावधानित करती है कि क्या समय मर्म है या नहीं, क्या समय मर्म है या नहीं, क्या समय मर्म है या नहीं, यह संविदा की शर्तों पर निर्भर करता है। क्या समय मर्म है या नहीं, यह संविदा की शर्तों पर निर्भर करता है, यह संविदा की शर्तों पर निर्भर करता है। मतलब जो आपका सेक्शन 55 पैरा 1 है, वैसा सिमिलर प्रोविजन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 11 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दिया गया है, ठीक है। और उसी का ये केस हमने लिखा है जिसका नाम वोमाथी न्यायगम पिल्लई वर्सेस पलानी स्वामी नडार, ठीक है। अब आप डालिए सेक्शन 55 पैरा 2, लिखो सेक्शन 55 पैरा 2, सेक्शन 55 पैरा 2, सेक्शन 55 पैरा 2, धारा 55 खंड 2 या पैरा 2, धारा 55 खंड 2 लिखिए। इसमें इट प्रोवाइड्स दैट कल ये पूरा सेक्शन समझा दिया था, समझ में आ गया था ना। जो 55 समझाया था ना कि 3 कंडीशंस क्या बताई गई है, पहले में बताया गया है कि टाइम एसेंशियल होना चाहिए, वो जो चार्ट बनवाया है ना वो याद हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। मैं किसी भी टाइम कभी भी पूछ सकती हूँ, ये मैं बताकर नहीं पूछूंगी, किसी को खड़ा कर दूंगी और पूछूंगी। तो उसमें एक ही टाइम एसेंशियल होता है तब क्या इफेक्ट होगा, अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर जो प्रॉमिसी है वो अग्रीड टाइम से अदर टाइम पर कोई भी अगर प्रॉमिस का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो वो सारा चार्ट फॉर्म में आपको लिखवाया था और अभी हम लोग डिक्टेशन वे में लिख रहे हैं। लिखिए, इट प्रोवाइड्स दैट इफ इट was not the if it is was if it was not the if it was not the intention of parties if it was not the intention of parties if it was not the intention of parties that time should be essence of the contract that time should be essence of the contract that time should be essence of the contract time should be essence of the contract time should be essence of the contract, comma, the contract should not become 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 voidable the contract should not become voidable by failure to do by failure to do by failure to do by failure to do such thing by failure to do such thing at or before the such thing at or before the specified time at or before the specified time at or before the specified time but the promise is sorry promise is but the promise is but the promise is but the promise is entitled to compensation promise is entitled to compensation promise is entitled to compensation from the promiser compensation from the promiser compensation from the promiser occasioned to him occasioned to him
by such failure, occasion to him by such failure, occasion to him by such failure, by such failure। हिंदी में लिखिए, यह प्रावधानित करता है कि, धारा 55 खंड 2 में लिखना है, यह प्रावधानित करता है कि, यह प्रावधानित करता है कि, यह प्रावधानित करता है कि यदि यह पक्षकारों का आशय नहीं था कि, यदि यह पक्षकारों का आशय नहीं था कि, यदि यह पक्षकारों का आशय नहीं था कि, यदि यह पक्षकारों का आशय नहीं था कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए, यदि यह पक्षकारों का आशय नहीं था कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए, समय संविदा का मर्म होना चाहिए, तो संविदा विनिर्दिष्ट समय पर, तो संविदा विनिर्दिष्ट समय पर, तो संविदा विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व, विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व उस कार्य को करने में, तो संविदा विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व उस कार्य को करने में, उस कार्य को करने में असफल रहने पर, उस कार्य को करने में असफल रहने पर शून्यकरणीय नहीं होगा, उस कार्य को करने में असफल रहने पर शून्यकरणीय नहीं होगा, शून्यकरणीय नहीं होगा, परंतु वचन ग्रहीता, परंतु वचन ग्रहीता, परंतु वचन ग्रहीता वचनदाता से, परंतु वचन ग्रहीता वचनदाता से उसके असफल रहने के अवसर के आधार पर, वचनदाता से उसके असफल रहने के अवसर के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने का, वचन ग्रहीता वचनदाता से उसके असफल रहने के अवसर के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने का, प्रतिकर प्राप्त करने का, प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है, प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है, प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है। मतलब अगर टाइम एसेंशियल नहीं है, पार्टीज का इंटेंशन नहीं है कि टाइम क्या होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए, समय संविदा का मर्म होना चाहिए, तो अगर वो फेल हो जाता है प्रॉमिसर, प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, तो उससे वॉइडेबल तो नहीं होगा, लेकिन वो क्या ले सकता है, कॉम्पनसेशन ले सकता है प्रॉमिसिंग। ठीक है, अब थर्ड है अपना, लिखिए इसमें सेक्शन 55 पैरा 3, सेक्शन 55 पैरा 3, सेक्शन 55 पैरा 3, सेक्शन 55 पैरा 3। लिखिए इसमें, इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ, इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ, इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ acceptance of, it deals with the effect of acceptance of, it deals with the effect of acceptance of, it deals with the effect of acceptance of performance at the time, performance at the time, performance at the time other than, performance at the time other than that agreed upon, other than that agreed upon, other than that agreed upon, full stop। If in case of contract, 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 comma, voidable on account of, voidable on account of, voidable on account of promisor, voidable on account of promisor, voidable on account of promisor failure to perform, failure to perform, failure to perform his promise, failure to perform his promise at the time agreed, failure to perform his promise at the time agreed, at the time agreed, the promisee accepts, the promisee accepts,
The promisee accepts performance of such promise, accepts performance of such promise, accepts performance of such promise at any time other than at any time other than at any time other than that agreed other than that agreed other than that agreed, comma, the promisee cannot claim the promisee cannot claim the promisee cannot claim compensation for any loss. The promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance जो भी लिखवाया था ना मैंने, occasioned by the non-performance of the promise occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed comma, unless he gives the notice to the promiser of his intention to do so हाथ दर्द हो गए इतने से नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं लिखने की। लिखा है चाहे कितना भी हो, आपका हाथ नहीं दर्द होना चाहिए। हाथ दर्द हो रहा है मतलब आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है। लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, लिखने का ही काम है। लिखने में अव्वल रहे तो एग्जाम में भी अव्वल हो जाओगे। बस दिमाग हर कुछ नहीं लिख के आना एलएलबी के पेपर टाइप्स। एलएलबी में तो जो मन करता है बच्चों का लिख देते हैं बीच बीच में, आधा अच्छा आधा बुरा, जो मन करता है वो लिखते हैं और उनको सच में मतलब भी नहीं होता। बेसिकली है ना, पढ़ाई का पूरा जो फॉर्मेट खराब किया है ना, वो ये प्रोफेसर्स जो करते हैं, ये जो कॉपी चेक करते हैं ना, उन्होंने खराब किया है। कि कॉलेज की कॉपी ढंग से चेक होने लग जाए ना तो बच्चों का एक, क्योंकि उनमें ये जा चुका है एक तरह से मैसेज कि हम कुछ भी लिखेंगे हमें नंबर तो इनके अकॉर्डिंगली ही मिलेंगे। कॉपी जितनी भारी होगी उतने ही हमें नंबर मिलेंगे। अगर कॉपी ज्यादा पेजेस कॉलेज में अगर आप लिखोगे ना तो आपके पेजेस फुल हो, जैसे उन्होंने 33 या 34 पेजेस दिए हैं, वॉट जितने भी आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेजेस आते हैं। तो अगर कोई पूरे पेजेस भर के आता है ना तो उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। बेचारा कोई कंटेंट लिख कर आ रहा है और उसके चार पांच पेज रिमेनिंग रह गए ना तो वो नंबर काट लेंगे, क्योंकि बेसिकली मेन पर्सन तो कॉपी चेक करते ही नहीं है। घर के जितने रिश्तेदार है, जितने व्यवहार, ये सबको कॉपी बांट दी जाती है और उन्हें एक चीज समझाई जाती है कि कॉपी में ज्यादा लिखा हुआ है तो ज्यादा नंबर देना। फिर क्या मतलब निकलता है? आपकी सारी काबिलियत एक तरफ और कॉपी की वजन इंक एक तरफ, तो इंक ढोल दे उसके ऊपर, पूरी भारी हो जाएगी ना कॉपी। तो इसलिए वहां लेवल नहीं, अगर वो लेवल से कॉपी चेक करने लग जाए ना तो मैं आज कहती हूँ कि बच्चों का स्तर भी सुधर जाए, पढ़ने लग जाए। लेकिन उनको पता है एलएलबी तो ऐसे ही पास हो जाती है, कुछ भी लिखो तो एलएलबी निकल ही जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या आपकी? प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी सुधरी हुई है, जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बिगड़ी है ना उतना कोई नहीं है। जैसे आज है ना, अगर कोई भी एफिलेटेड भी होता है ना, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस हैं, तो कॉपी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ही जाएगी भाई, बंडल बना के कॉपी तो वहीं जाती है चेक होने के लिए। वो कौन सा बैठ के कॉपी चेक करते हैं? तो वही चेक तो उसी फॉर्मेट से होती है। और आपने देखा अगर आपके घर में टीचर्स वगैरह होंगे तो उनके घर में क्या मतलब क्या होता है कॉपीज का, प्रोफेसर्स क्या करते हैं कॉपी का, आपको भी पता है। जब उन्हें कॉलेज में ही नहीं आया जाता, कदम नहीं लाए जाते अपने। एक बार मेरा पाला पड़ा था गवर्नमेंट कॉलेज में, वैसे कभी मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से पाला नहीं पड़ा, मैंने करा ही नहीं गवर्नमेंट कॉलेज से, मुझे पता है क्या स्थिति रहती है, पढ़ाई का स्तर बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। तो मैं गई थी अपनी किसी फ्रेंड के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में, प्रोफेसर नहीं हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। 12:30-1 के अराउंड टाइम हो रहा था, तब तक वो पधारे नहीं थे कॉलेज में प्रोफेसर साहब। और बच्चे बेचारे अपने प्रैक्टिकल की शीट्स लेकर और वो सब लेकर खड़े थे कि वो आएंगे तो उनको चेक करवाएंगे। फिर वो आए महाराजाओं की तरह पधारे, फिर वो आए, थोड़ी देर के लिए बैठे, कुर्सी संभाली उन्होंने अपनी। तो वो 12:30-1 बजे तो होश आ रहा है कि कॉलेज में पैर रखना है अपना। फिर आए वो, जबकि तो कॉलेज का टाइमिंग क्या है, सुबह 9 बजे का है, और आ कितने बजे रहे? 12:30-1 बजे आ रहे हैं। आए, आधा घंटा बैठे,
बच्चों ने अपने जो भी दिया, सबको जो भी चेक करना था कुछ करा, आधे घंटे वो बैठे और आधे घंटे बाद वापस उठ के चले गए। जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, कोई भाषण देने आए और जा चुके हैं। मुझे इतना तेज गुस्सा आया, मैंने उनको बाहर पकड़ के सुनाया। मैंने कहा आप प्रोफेसर हो ना इस कॉलेज के, आपकी ड्यूटी नहीं है रोज क्लासेस लेना, बच्चे नहीं आते। मैंने कहा बच्चे तो आएंगे ना जब आप आओगे, जब आप नहीं पधारते तो बच्चे कैसे पधारेंगे? आज ये बच्चे आए तो आप कौन सा आ गए टाइम पर? प्रॉब्लम ये है ना कि सबको बस पैसा उठाना है। सरकारी नौकरी से क्या उठाना है? पैसा। सबसे ज्यादा कॉलेजेस की स्थिति खराब है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बच्चे नालायक बन जाते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं वहां, डेली जाते हैं, टाइमली जाते हैं, टाइमली आते हैं, लेकिन प्रोफेसर्स ने जो स्थिति कर रखी कॉलेजेस की, वो तो देख नहीं। वो अड्डा बन जाते हैं लड़के और लड़कियों के मिलने के। वहां पर एक नई कहानियां शुरू हो जाती है। वो क्योंकि वो उनकी वो दौर होता है उस चीज में घुसने का, तो बस वो दौर बना देते हैं, वो अच्छा माहौल देते हैं। नहीं आएंगे तो टीचर्स, बच्चे मिलेंगे वहां के, तो उसको अच्छा रामनिवास गार्डन बना देते हैं। मैंने कहा वाह यार, क्या हो क्या रहा है शिक्षा के नाम पर। तो स्थिति परिस्थिति कैसे सुधारी भी नहीं जा सकती। आज अगर मैं खुद एजिटेशन पे उतरूं तो क्या सुधर रहा है? आज उस महिला के साथ अगर वो डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ है तो क्या सुधर गया समाज में? मैंने उस दिन भी बोला था, जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था, कि महिलाएं आज भी स्वतंत्र नहीं। महिलाएं क्या, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। किस बात का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो? वो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज तो बढ़ ही रही है ना। जेब पर तो खर्चा आम आदमी की पड़ रहा है। तुम किस बात का इंडिपेंडेंस डे बना रहे हो? किस बात की खुशी, किस बात का लड्डू खाएं और किस बात की खुशियां मनाएं? इस बात का कि हम महंगाई में ज्यादा फंस रहे हैं, हमारे अगेंस्ट अपराध हो रहे हैं, हम भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, इस बात की खुशियां मनाएं? देश तो वही जा रहा है ना गर्त में, क्योंकि राजनीति की लड़ाई है। वो पार्टी अलग अलग स्कीम्स लाएंगी, वो पार्टी अलग अलग स्कीम लाएगी कि हम टिके रह जाएं। बहुत कंजरवाड़ा है, सच बता रही हूँ मैं। मेरे को तो बहुत चिढ़ है पॉलिटिक्स से, हद बाहर चिढ़ है, हद बाहर। सब अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना अपना हाथ जगन्नाथ और अपना पेट जगन्नाथ है उनके लिए। अपना पेट भर जाए और फिर भाड़ में जाए जनता वाला सीन चलता है उनका। खुद का काम करना है, दूसरों के से कोई मतलब नहीं है जनता जनार्दन से। चलिए, ये इंग्लिश का हो गया ना, हिंदी का लिखवाना है। भरा तो बहुत कुछ रहता है। कई बार मैं सोचती भी थी कि कुछ करना चाहिए सबके लिए, कुछ एनजीओ वगैरह होना चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि किस स्तर पे किया जाए। स्तर ही गिरता जा रहा है। जब डॉक्टर्स को ही नहीं छोड़ रहे तो और तो क्या ही चीज है। जब कैंपस में ही डॉक्टर्स को ही नहीं छोड़ा जा रहा, फिर नाइट ड्यूटी करने के लिए मर्दों को लगाओ ना, औरतों को क्यों लगाते हो? तब तो मेल को जोर आ जाता है जाने में कि नहीं, तब तो समानता की बातें आ जाती है कि इनको भी, इनकी भी ड्यूटी लगाओ ना, हमारे साथ क्यों अन्याय होता है? तो तुम तो अन्याय कर देते हो ना किसी के साथ। माँ बाप ना शिक्षा देने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं लड़कों को। चलिए लिखिए, हिंदी में लिखिए। ये करारी समय से भिन्न समय पर, धारा 55 खंड 3 में लिखिए। ये करारी समय से भिन्न समय पर, करारी समय से भिन्न समय पर पालन प्रतिग्रहित कर लेने के प्रभाव के संबंध में, ये करारी समय से भिन्न समय पर पालन प्रतिग्रहित कर लेने के प्रभाव के संबंध में, पालन प्रतिग्रहित कर लेने के प्रभाव के संबंध में बात करता है। ये करारी समय से भिन्न समय पर पालन प्रतिग्रहित कर लेने के प्रभाव के बारे में बात करता है, बात करता है। पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए। यदि संविदा के मामले में, यदि संविदा के मामले में, यदि संविदा के मामले में वह इस आधार पर, वह इस आधार पर शून्य करणीय है कि, यदि संविदा के मामले में वह इस आधार पर शून्य करणीय है कि, यदि संविदा के मामले में वह इस आधार पर शून्य करणीय है कि वचनदाता, वचनदाता, वचनदाता करारी समय पर, वचनदाता करारी समय पर, वचनदाता करारी समय पर अपने वचन का पालन करने में, करारी समय पर अपने वचन का पालन करने में, करारी समय पर अपने वचन का पालन करने में असफल हो गया हो,
अपने वचन का पालन करने में असफल हो गया हो, असफल हो गया हो, असफल हो गया हो, कॉमा लगाइए, यदि वचन ग्रहीता, यदि वचन ग्रहीता, यदि वचन ग्रहीता करारी समय से भिन्न किसी समय पर, यदि वचन ग्रहीता करारी समय से भिन्न किसी समय पर, यदि वचन ग्रहीता करारी समय से भिन्न किसी समय पर वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तो करारी समय से भिन्न किसी समय पर वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तो वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तो वचन ग्रहीता वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तो वचन ग्रहीता वचन ग्रहीता करारी समय पर वचन ग्रहीता करारी समय पर वचन ग्रहीता करारी समय पर वचन के अपालन से करारी समय पर वचन के अपालन से करारी समय पर वचन के अपालन से उससे हुई वचन के अपालन से उससे हुई किसी भी हानि के लिए वचन के अपालन से उससे हुई किसी भी हानि के लिए वचन के अपालन से उससे हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता, किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता, प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसने ऐसा करने के आशय की सूचना जब तक कि उसने ऐसा करने के आशय की सूचना पहले ही वचनदाता को ना दे दी हो, उसने ऐसा करने के आशय की सूचना पहले ही वचनदाता को ना दे दी हो, ऐसा करने की आशय की सूचना पहले ही वचनदाता को ना दे दी हो। अगर वो इन्फॉर्म करेगा, नोटिस देगा तो ही कॉम्पनसेशन लेगा, अदरवाइज नो कॉम्पनसेशन। ठीक है, अगर अग्रीड टाइम से अदर टाइम पर अगर कोई भी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट की जा रही है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका ऐसा करने का क्या था, इंटेंशन था, आप चाहते थे कि अग्रीड टाइम से अदर टाइम पर भी कोई परफॉर्मेंस हो जाए। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इफ नो टाइम। देखिए ना, ये हमने कौन सी वाली बात पढ़ी है, सेक्शन 55 किस बारे में बात कर रहा है, एक चीज समझाती हूँ। संविदा का पालन मतलब जो हमने सेक्शन 55 पढ़ा है ना, वो किस बारे में बात कर रहा है कि कोई स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। इसकी में किस बारे में बात की गई है, स्पेसिफाइड टाइम की, कि कोई एक टाइम फिक्स कर दिया, जैसे 15 जनवरी 15 फरवरी, एक स्पेसिफाइड टाइम दे दिया, उस पर अगर कोई परफॉर्मेंस होता है, कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है, या उसके अदरवाइज कोई परफॉर्मेंस हो जाता है तो ठीक है ना, यही वाली बात करी ना 55 में, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम की बात करी है। लेकिन वहां क्या होगा जहां कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। सेक्शन 55 किससे डील कर रहा है कि कोई स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, यही लिखा है ना हमने हर जगह कि स्पेसिफाइड टाइम था, और जहां पार्टीज का इंटेंशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो टाइम है वो एसेंस होना चाहिए, या फिर पार्टीज का इंटेंशन है कि टाइम एसेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ जहां पर एसेंस था वहां पर अग्रीड टाइम से अदर टाइम पर कोई परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली गई हो। ठीक है, तीन यही चीजें बात करिए, मतलब स्पेसिफाइड टाइम तो था, लेकिन जहां पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है वहां पर क्या होगा, तो वहां पर लगेंगे सेक्शन 46 to 50। जहां पर कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, जहां पर विनिर्दिष्ट समय नहीं दिया गया है, वहां पर क्या लगेगा, सेक्शन 46 to 50। इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो वहां पर क्या होगा, रीजनेबल टाइम होगा। और रीजनेबल क्या होता है, एक फैक्ट होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है।
भाई कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो कौन से सेक्शंस लगेंगे? 46 to 50। और अगर टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया तो कौन सा लगेगा? सेक्शन 55 लगेगा। आई समझ में बात? तो यहाँ पर अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो एक चीज उठती है कि फिर किस टाइम पर किया जाएगा। ऐसे तो अखंड ब्रह्मांड जब तक संसार चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ही नहीं होगा। भाई एक तो टाइम स्पेसिफाई कर दो कि पर्टिकुलर जनवरी के इस दिन पर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर फरवरी में करना पड़ेगा, या 2024 में करना पड़ेगा, 2025 में करना पड़ेगा, तो समझ में आती है। लेकिन जहां पर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब नहीं बताया कि 25 में होगा, 26 में होगा, 24 में होगा, फिर कब होगा? भाई हम 100 साल के हो जाएंगे तब तो होगा नहीं। तो एक टाइम तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो वहां पर टाइम फिक्स नहीं है तो वहां पर क्या माना जाएगा? रीजनेबल टाइम। क्या माना जाएगा? युक्तियुक्त समय। और युक्तियुक्त समय क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्य का प्रश्न। हेलो, हाँ मैं नीलम आपको करती हूँ, बस अभी क्लास में थी। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? तथ्य का प्रश्न। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? हर जो मामला होता है उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि भाई रीजनेबल टाइम क्या होगा, या रीजनेबल अगर कोई भी फैक्ट है तो वो क्या होगा। जहां भी रीजनेबल बात आती है ना, वहां पर क्या चीज आ जाती है कि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है नहीं। क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो उसके लिए लॉ में कोई ना कोई प्रोविजन दे रखा होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होते हैं ये भी सुन लीजिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, कि जो आपका सूट है वो लिमिटेशन पीरियड में है या नहीं है। ठीक है, मतलब अगर अधिकारिता की बात की जा रही है या परिसीमा की बात की जा रही है तो वो क्या माने जाते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ माने जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी सूट फाइल, जैसे आप अभी तो आप जजमेंट राइटिंग में नहीं आए हैं, जब आपका मेंस आएगा तो जजमेंट राइटिंग जब आपको पढ़ाई जाएगी या ऑर्डर 14 पर आप आओगे तो दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर। भाई आप एक चीज है कि किसी को कोई लेटर भेजना है किसी को, या परफॉर्मेंस करना है, उस दिन वो हॉस्पिटल में है या फिर कहीं बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसा हुआ है, जहां से ना वो लेटर भेज सकता है, जहां से ना वो खुद आ सकता है। ऐसा तो नहीं ना हॉस्पिटल में बैठे बैठे लेटर लिख दिया और भेज दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है अगर वो ऑन बेड है। या फिर कहीं बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसा हुआ है, कहीं फंस गया, किसी में महीनों फंस गया, तो वो नहीं आ सकता, नहीं भेज सकता। तो कोर्ट ये देखेगा कि भाई ये इस टाइम पर ये काम कर ही नहीं सकता था, तो रीजनेबल टाइम क्या हो गया? उस 1 महीने के बाद का टाइम। कोई इंसान अगर सक्षम है, स्वस्थ है, तो वो उसी दिन कर देगा, सेकंड डे ही कर देगा लेटर पोस्ट। लेकिन अगर कोई फंसा हुआ है या बीमार है, ऑन बेड है, या कोई ऐसे फैक्ट चीजों में फंसा हुआ है, वहां पर उसके लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा? 1 महीने के बाद का, जब वो वहां से डिस्चार्ज होता है या फ्री होता है। आगे समझ में? तो वो क्या हो गया? आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया, क्योंकि वो हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या हुआ है कि कोर्ट जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है। जो आपका सूट आप लेकर आए हो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है भी या नहीं है। पता चले कोर्ट को सुनने की अधिकारता ही नहीं है और आप सूट लेकर आ गए, या फिर आपने अपना जो सूट है वो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली फाइल किया है या नहीं किया। पता चले 3 साल की लिमिटेशन थी और आप 4 साल बाद उठ के आ रहे हो, तो केस है ही नहीं। उसी पर वो क्या कर दिया जाएगा? खत्म, खारिज कर देंगे उसे। भाई ऑर्डर 14 क्या बात करता है कि जहां भी जुरिस्डिक्शन लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अगर कोई सूट आ गया, अगर उसमें ये इश्यू फ्रेम हो गया कि ये परिसीमा द्वारा वर्जित है या फिर न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है, तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा, उसे डिसमिस कर देंगे सूट को। समझ में आई बात? कोई और चीज सुनते ही नहीं है, उस एक का इश्यू बनाकर उसी के ऊपर डिसीजन देकर कि फलाना चीज क्या है, परिसीमा द्वारा वर्जित है, ये क्योंकि हिंदी यूज होती है यहाँ के कोर्ट्स में, या फिर न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है, तो उसे क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। तो ये सब होते हैं ये। लेकिन ये जो रीजनेबल टाइम है वो क्या माना जाता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाता है। और क्यों माना जाता है मैंने आपको बता दिया। हर इंसान की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, वो किन परिस्थितियों में क्या काम करता है ये कोर्ट देखता है। तो रीजनेबल ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और इसे देखा जाएगा कि
उस टाइम उस इंसान की क्या परिस्थिति थी, ठीक है। तो आगे समझ में कि अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो 46 to 50 डील करता है। 46 से 50 में ये बताया गया है कि जहां पर कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया गया वहां रीजनेबल टाइम में करना होगा। और रीजनेबल टाइम क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जो हर मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई क्लियर हुआ? अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, if no time is specified between the parties, if no time is specified, if no time is specified between the parties, if no time is specified between the parties, comma, section 46 to 50, section 46 to 50, section 46 to 50 will apply, section 46 to 50 will apply, and the promise, and the promise, and the promise must be performed, and the promise must be performed, and the promise must be performed within a reasonable time, must be performed within a reasonable time, within a reasonable time, within a reasonable time, within a reasonable time। हिंदी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यदि पक्षकारों के मध्य, यदि पक्षकारों के मध्य, यदि पक्षकारों के मध्य कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं था, यदि पक्षकारों के मध्य कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं था, यदि पक्षकारों के मध्य कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं था, तो धारा 46 से 50 तक के उपबंध, तो धारा 46 से 50 तक के उपबंध, तो धारा 46 से 50 तक के उपबंध लागू होंगे, तो धारा 46 से 50 तक के उपबंध लागू होंगे और वचन का पालन, और वचन का पालन, और वचन का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा, और वचन का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा, और वचन का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा। आई समझ में मैंने क्या समझाया? अगर स्पेसिफाइड टाइम है तो सेक्शन 55 में डील होगा, और अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो सेक्शन 46 to 50 अप्लाई होगा, जिसमें रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। और रीजनेबल टाइम क्या है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है, ये तथ्य का प्रश्न है। अब हमने जो आपकी वॉइडेबल है तीनों चीजों से डील कर लिए। इनिशियली अगर वॉइडेबल है तो वो पढ़ लिया, सेक्शन 19 और 19A लिखवा दिया मैंने आपको। सब्सिक्वेंटली अगर वॉइडेबल है उसमें हमने सेक्शन 39, 53 और 55 भी लिख लिया। और अगर कोई भी स्टैट्यूटरी अगर वॉइडेबल है तो उसमें मैं आपको लिखवा चुकी हूँ कि कौन कौन से सेक्शन आएंगे। सेक्शन 53 ऑफ टीपीए आएगा, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आएगा, सेक्शन 8 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आएगा। अगर उसमें माइनर की प्रॉपर्टी अगर उसकी कोर्ट के परमिशन के बिना अगर ट्रांसफर कर दी जाती है तो माइनर के ऑप्शन पर क्या हो जाता है? वो वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको लिखवा दी है। अब हम इनके कंसिक्वेंसेस देखते हैं, जिसमें क्या आ जाता है आपका सेक्शन 64। डालो कंसिक्वेंसेस, परिणाम। हम यहाँ दोनों सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 64, 65, और क्यों पढ़ेंगे वो भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगी, ठीक है। सेक्शन 64 और 65 क्यों दोनों डील करें, जबकि आप बोलोगे सेक्शन 65 तो वॉइड में आता है, ठीक है। लेकिन हम क्यों पढ़ेंगे ये भी मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी, यहाँ तो आपके दिमाग में जाएगा नहीं अभी, ये भी मुझे पता है। अभी ऊपर से चला जाएगा, क्या बोला। तो देखिए 64 में वैसे तो आपको मुझे बैरेक्ट का, तो बैरेक्ट के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए, खुद लिखना इसको। अभी टाइम जाएगा क्लास का, वरना एक बार पढ़ के समझा देती हूँ। 64 पर आ जाइए। बाल टूटने लग गए मेरे तो, तुम लोग टेंशन देते हो मुझे।
टेंशन देते हो ना, इसलिए मेरे बाल टूटने लग गए। पहले मेरे बहुत घने बाल हुआ करते थे, पर टेंशन ने मेरे बालों को क्या स्थिति कर दी है। और तुम लोग जिस तरह से अब हरकतें कर रहे हो ना, उससे तो मेरे बाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सुधर जाओ। टीचर का सोचो, खुद का नहीं सोच सकते तो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आपने अगर कोई अपना एक मोटिव बना लिया है कि मुझे ये बनना है, अगर ये दिमाग में ठान लिए, तो फिर उसमें इतना जोर क्यों आता है? शरीर को कष्ट ही नहीं देना, दिमाग को कष्ट नहीं देना, शरीर को कष्ट नहीं देना, क्यों नहीं देना भाई? हम भी तो इतना पढ़ने के बाद आपको पढ़ा रहे ना यहाँ खड़े होकर, हम भी अपने शरीर को कष्ट न दें, आराम से बैठे खाएं पिए और मौज करें। ऐसे थोड़ी होता है भाई। आपने वो कोई अगर आपका एक मोटिव बनाया कि मुझे फलाना चीज बननी है, ऑफिसर रैंक में भी जाना है और पढ़ाई भी नहीं करनी, तो भगवान आकर तो चमत्कार तो करेंगे नहीं ऊपर से आपके ऊपर नौकरी, जैसे वो दुल्हन कलीरे डालती है तो वैसे भगवान नौकरी डाल देंगे आपके सर के ऊपर। ऐसा तो होगा नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम में पास होना पड़ेगा, इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तब जाके नौकरी हाथ लगेगी। लेकिन नहीं, मुझे कोई डेडिकेशन ही शो नहीं होता। इक्का दुक्का बच्चों को छोड़ दो, डेडिकेशन खत्म, मतलब ही नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन ये कर देंगे, वो कर देंगे, ढिमका फलाना कर देंगे, और दूसरे दिन जो फैलते हैं गंदी वाली तरीके से। भी आज जिसका रिजल्ट आया था, अरे मैडम कोई बात नहीं, हमारा इसमें नहीं हुआ, हम देखना एपीओ को फोड़ देंगे। वो फूट ही गया एपीओ, सच में उनके अकॉर्डिंगली तो फूट गया, क्योंकि मतलब ही नहीं है। एग्जाम एग्जाम आने पर है, लेकिन हम सो रहे हैं। पता नहीं क्या सोचकर बैठे हैं कि पता नहीं हमें तो यूं ही चुटकियों में मिल जाएगा। चुटकियों में मिलना होता तो आरजीएस मिल जाता ना, आरजीएस नहीं मिला तो एपीओ भी नहीं मिलेगा। एपीओ में कौन सा कम कंपटीशन है? नहीं नहीं, राखी का ऑफ होगा, राखी को नहीं बुलाएंगे आपको। सर तो ऐसे बोलते रहते हैं। राखी का तो ऑफ दे रहे हैं। संडे संडे मंडे और ट्यूसडे, संडे की तो छुट्टी रहती है, मंडे और ट्यूसडे की आपको छुट्टी दी जा रही है। इससे ज्यादा नहीं है। मुझे पता है जिन्हें करना है वो तो करेंगे। मेरे कहने से जब यहाँ रहते हुए इनको फर्क नहीं पड़ता, तो कौन सा मैं कहूंगी तो प्रकट हो जाएंगे। वेडनेसडे को मुझे सब क्लास में बैठेंगे, देखेंगे, नहीं वो नहीं होगा। मुझे पता है, मैं चीख चीख के अगर यहाँ खुद आत्महत्या कर लूँ ना, तो ना बैठे वो आके कि क्या काम है, चीख रहे हैं, चीखने दो। हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे क्या पढ़िए भाई। मुझे कोई फायदा हो रहा हो कि वो पढ़ेंगे तो मुझे अलग से फायदा होगा, मुझे अपनी अपनी सैलरी दे देंगे या फिर मेरा बड़ा पोस्टर छपवाएंगे पेपर में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि अगर आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली का प्रेशर है, कि आप खुद कुछ बनना चाहते हो, तो आप बनो। अगर वो अरमान लेकर, क्योंकि यही अरमान हमने भी अपने पेरेंट्स की आंखों में कभी कभी देखे हैं। तो जिनका लग साथ दे रहा हो तो पढ़ाई करके करो ना, बाहर निकलो, इस दलदल में क्यों फंसते जा रहे हो? लेकिन नहीं, पढ़ लेंगे तो नाक नीची हो जाएगी, क्लास में आ जाएंगे तो नाक नीची हो जाएगी। नाक तो ऊंची रखनी है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, बनो जो बनना है। मेरे को तो आप सच में मतलब नहीं, थोड़े टाइम तक रहेगा। एक एक का हो सकता है कि 15-20 दिन में और ज्यादा इरिटेट रहूं, कोई नहीं आता तो उसके पीछे, उसके बाद मुझे बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम्हारे जचे जो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कमा के खा के तो दोगे नहीं, बनोगे तो अच्छी बात है, फैमिली का नाम रोशन होगा। जब एक जज बनता है ना, कोई गांव से बच्चा जज बनता है ना, उसका मैंने खुद देखा है, उसका कितना सम्मान होता है, उसके परिवार का कितना सम्मान होता है, और आंखों में जो वो एक चमक होती है ना फैमिली के उस दिन, तो आप लोगों का पैदा होना सार्थक हो जाता है। लेकिन ये चीजें समझ में थोड़ी आती है कि माँ बाप के लिए भी कुछ कर दें। खुद के लिए जी रहे हैं बस। और भी जिम्मेदारियां हैं, कहीं के ऊपर तो जिम्मेदारियां भी, फिर भी वो समझना नहीं चाहते। त्योहार मनाएंगे तो 50 दिन तक फैल फैल के। भाई हमने भी पढ़ाई की है आरजेस की। एक दिन राखी होती थी ना, चाहे सेम डे जाना पड़े, जैसे क्लास फ्री होती थी, एक राखी के एक दिन पहले जाना होगा, राखी वाले दिन घर पे होना चाहिए, राखी के एक दिन की छुट्टी दी जाती थी। तो एक दिन पहले तक जब क्लास होती थी, तो चाहे कितनी भीड़ हो जाए बसों में या कितना ही सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जाते थे, घर जाते थे, क्लास लेकर ही जाते थे। जब क्लास खत्म होती थी तो क्लास के बाद ही बैठते थे, और राखी मनाई और ये वापस। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी सूरत में हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। उसी का परिणाम होता है कि दिमाग में, या कोई भी, आज हम जैसे दोनों बहन भाइयों ने साथ की थी, तो सिलेक्शन होने की यही एक परिणाम होते हैं कि आप डेडिकेटली उस चीज को कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो। ये जो सिस्टम बिगड़ता है ना, 2 दिन छुट्टी मारी फिर सिस्टम बिगड़ गया, तो वो आलस लेकर आता है शरीर में। जब क्लास रेगुलर लेते रहते हो, ऑफलाइन तो यार कितना अच्छा है। जब ये कोरोना था तब कितना परेशान थे बच्चे,
जिन्हें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था, ऑनलाइन में कहाँ से डेडिकेशन आ जाता है? पर नहीं समझना, कई हैं बच्चे जो ऑनलाइन भी डेडिकेटेड है, मैं उनको एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखती हूँ, बाकी सब आलसी हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा। तो कोई बात नहीं, नुकसान उठाएंगे, और मैं उस दिन तो कुछ नहीं सुनने वाली। आरजेस के टाइम तो मैंने 2 बातें फिर भी सुन ली कान में, इस बात के लिए कि बच्चों के ऊपर दया दिखा दी कि हाँ भाई ये फेल हो गया और इनके ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी है। पर अगर आप एपीओ में कोई फेल हो गया ना, मैं शक्ल ना देखूं पलट के, हो जाओ, अपनी कर्मों से हो रहे हो फेल, मेरे कर्मों से नहीं हो रहे, या सर के कर्मों से नहीं हो रहे। अजीब चौड़ में जी रहे हैं, पता नहीं कौन इनको नौकरी हाथ में लाकर दे देगा जब तक पढ़ेंगे नहीं। चलिए 64 पर आइए। Consequences of rescission of a voidable contract: when a person at whose option a voidable contract is voidable rescinded, the other party thereto need not perform any promise there in content in which he is the promiser. जबकि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्य करनी, उसे विखंडित कर देता है, उसके दूसरे पक्षकारों को उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का, जिसका भी वचनदाता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब 2 पार्टीज हैं और एक ने जिसके ऑप्शन पर वॉइडेबल था, उसने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो दूसरी पार्टी को भी उसका परफॉर्म करने की नीड नहीं होती। और अगर जिसने उसे खत्म किया है उसने कोई फायदा लिया है दूसरी पार्टी से, तो वो उसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, प्रत्यावर्तित करेगा। बस इस सेक्शन में ये बताया गया है। सेक्शन 65 ये बोल रहा है कि अगर कोई भी व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, क्या लैंग्वेज यूज की गई है, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, मतलब जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले। आपको ये चीज मैं बता देती हूँ, डिस्कवर्ड ये भी लिखवाऊंगी मैं आपको। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड ये होता है कि उसमें एलिमेंट्स थे, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, हो सकता है कि उसमें एलिमेंट हो लेकिन पार्टीज को पता ना हो, कि भाई जैसे किसी को पता ना हो कि जैसे कोई घोड़ा लेने की कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, ए का घोड़ा है, बी ने खरीदा हो, लेकिन घोड़ा उस टाइम मर चुका था, ठीक है ना, वो बेचने आया था तब नहीं, बाद में मर गया हो, उस टाइम तो पता नहीं था ना उन्हें, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तो नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला कि घोड़ा तो मर चुका था, जिसको बेचने की सुविधा करी वही मर गया। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जिसके बाद में शून्य होने का पता चले। जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो आ गए, डिस्कवर हो गए, उसने उसे क्या बना दिया, वॉइड बना दिया, ठीक है। और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड का बनता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर वॉइड डिक्लेयर करवा लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड बन जाता है। आ गया समझ में? जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने उसे वॉइड डिक्लेयर करवा लिया जाके, तो वो क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, नॉट एग्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं होता है, वॉइडेबल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये डेफिनेशंस दे रखी है आगे, वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों होता है, वॉइडेबल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसे वॉइड डिक्लेयर करवा लेते हो जाकर, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। Any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person for whom he received it. जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई संविदा शून्य हो जाए, तब वे व्यक्ति जिसने ऐसा करार या संविदा के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो, फायदा उस व्यक्ति को जिससे उसने प्राप्त किया था प्रत्यावर्तित करने और उसके प्रतिकर देने को आवत होगा। दोनों चीजों के बारे में बात करिए, एग्रीमेंट के बारे में बात करिए, उस एग्रीमेंट के बारे में बात करिए जिसके डिस्कवर होता है कि वो वॉइड है, ठीक है। बाद में पता चलता है एग्रीमेंट के बाद कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसने उसे क्या बना दिया, वॉइड बना दिया, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वॉइड हो गया, ठीक है। तो वहां इन दोनों में अगर किसी से कोई फायदा लिया है तो उसे रिस्टोर करोगे, अगर वो इधर उधर कर दिया तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन कितना भी दिया जा सकता है, ये भी मैंने आपको समझाया था, रिम्बर्समेंट और कॉम्पनसेशन में क्या फर्क है भाई, प्रतिपूर्ति करने में और क्षतिपूर्ति देने में क्या फर्क है। प्रतिपूर्ति का मतलब है कि 10,000 लिए तो 10,000 ही देने, और कॉम्पनसेशन प्रतिकर का मतलब ये होता है कि 10,000 के बदले 10 लाख भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोनों के लिए अभी सेक्शन 64 और 65 के लिए जगह छोड़ दो, दोनों सेक्शन आप खुद लिखोगे डायरेक्ट से। हाँ हम्म
देखो बात ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म जो कर रहा है, मतलब जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो जो पार्टी कह रही है कि भाई मैं नहीं चलाना चाहती इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे, मैं तो खत्म करना है, तो अगर वो कोई उसके ऑप्शन पे हो रहा है तो उसे एक रिलीफ तो मिल ही गया ना, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है, आगे कोई लाइबिलिटी तो खत्म हो ही गई। अब भाई किसी से कोई फायदा लिया है तो वो तो वापस करना पड़ेगा ना भाई, जिस जिस पार्टी ने जिस भी उस पार्टी ने अगर लिया हो तो करेगा, नहीं लिया है तो नहीं करेगा। मैंने आपको उसका भी गणित समझाया था कि उसमें अलग ही चीज चलती है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ जाता है, उल्टा जाता है, उल्टा जाता है ना, जिससे जिससे फायदा लिया है उसके ऊपर तो नहीं जाता बल्कि दूसरी पार्टी के ऊपर जाता। अनफेयर एडवांटेज अलग ही चीजों से डील करता है, जो आपका वो है ना उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ हाँ, तो वो वापस करना पड़ेगा उसी के। हाँ, जो भी अगर जैसे कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें किसी पार्टी ने कोई फायदा लिया है, अनफेयर एडवांटेज में ऐसा होता है कि जैसे अदर पार्टी फायदा ले रही है, ठीक है, और उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दिया दूसरी पार्टी ने, वो उसे कैंसिल कर दिया कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है आगे, तो उसमें कोई फायदा अगर उस पार्टी ने लिया है, क्योंकि अनफेयर एडवांटेज अलग थ्योरी पे चलता है, जस्ट अपोजिट थ्योरी पे चलता है, ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि अपोजिट थ्योरी पे चलता है, मतलब उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ भी सेकंड पार्टी पर होता है, तो नॉर्मल सेंस में उस पर होता है ना, जिसने अगर कोई भी जैसे कोई भी चीज दी हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि भाई वो प्रूफ करे कि उसके साथ फ्रॉड किया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, सेकंड पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है जिसने भी अनफेयर एडवांटेज लिया है, जो विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में था, तो भाई विल को डोमिनेट करके अगर उसने कोई फायदा लिया है तो वो वापस करेगा, ठीक है। अनफेयर एडवांटेज अलग थ्योरी पे काम करता है, वो थोड़ी सी डिफरेंट थ्योरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक सिर्फ एक नॉर्मल चीज होती है कि विल को डोमिनेट करना, तो विल को डोमिनेट तो कोई कोई पार्टी करके किसी का फायदा ही लेगी ना, और वो सारे फिड्यूशियरी रिलेशंस होते हैं, विश्वास के संबंध होते हैं, विश्वास के संबंधों में फायदा लेता है। और मैं ये भी चीज बताइए कि इसके लिए वो 19 ने अलग से सेक्शन इसलिए बनाया गया था क्योंकि अगर अनफेयर एडवांटेज जैसी चीज को हटा दिया जाए तो वो नॉर्मली क्या हो जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में रहने वाले से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन हाँ उसको यूज करके अगर उसने कोई अनफेयर एडवांटेज लिया है तो फिर बात बिगड़ती है, समझ में आ रही है बात। इसलिए वहां ऐसा होता है कि उस पार्टी को कर भाई बर्डन ऑफ प्रूफ भी अदर पार्टी पे जा रहा है तो फायदा भी उसे ही देना पड़ेगा, भाई उसमें तो हर चीज उल्टी चल रही है ना, जैसे फ्रॉड के मामले में सीधा सीधे सीधे चल रही है, जो जिस तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस में होता है वैसे चल रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी एविडेंस के अकॉर्डिंगली चल रहा है, आपका जो कॉर्शन है उसमें भी एविडेंस के अकॉर्डिंगली चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट पर्सन पर जा रहा है, अदर पर्सन पर, है ना, एक तरह से ये रिवर्स थ्योरी है, रिवर्स जा रहा है, तो जहां रेस्टोरेशन होगा वो भी रिवर्स होगा। अरे समझ में बात। चलिए ये दोनों सेक्शंस आपको लिखने हैं, बाकी आगे मैं लिखवाती हूँ। आ गया, हाँ 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 लिखवाऊंगी। चलिए लिखिए सेक्शन 64 एंड 65, उसके लिए स्पेस छोड़ के लिखना। सेक्शन 64 एंड 65 आर बेस्ड ऑन, Section 64 and 65 are based on, Section 64 and 65 are based on doctrine of unjust enrichment. Section 64 and 65 are based on doctrine of unjust enrichment. Which means no one should enrich, no one, एक सेकेंड ना, no one should enrich unjustly, no one should enrich unjustly. हिंदी में लिखिए धारा 64 व 65
धारा 64 व 65, धारा 64 व 65 अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर, धारा 64 व 65 अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर, धारा 64 व 65 अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर, अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर आधारित है, अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अन्यायपूर्ण तरीके से स्वयं को अमीर नहीं बना सकता, कोई भी अन्यायपूर्ण तरीके से स्वयं को अमीर नहीं बना सकता, कोई भी अन्यायपूर्ण तरीके से स्वयं को अमीर नहीं बना सकता। ठीक है, मतलब कोई भी किसी और का नुकसान करके खुद अमीर नहीं बन सकता। उस डॉक्ट्राइन पर ये दोनों सेक्शंस काम करते हैं। हो गया ना? अगर किसी ने कोई फायदा लिया है तो वापस करेगा, अगर वॉइड हो जाता है तो फायदा लिया है तो वापस करेगा या फिर कॉम्पनसेशन देगा। तो अनजस्ट एनरिच नहीं होने देते किसी भी तरीके से। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके पैराग्राफ क्या। सेक्शन 64 gives the effect of rescission of a voidable contract. Section 64 gives the effect of rescission of a voidable contract। इसके आगे टॉपिक डाल के लिखो फर्स्टली, ऐसे लिखते हैं ना फर्स्टली, उसके आगे एरो बना के फर्स्टली के आगे एरो लगाइए, लिखिए द पर्सन rescinding the contract, the person rescinding the contract is liable to restore the benefit to the person from whom it was received, और फिर से लाइन चेंज करके सेकेंडली लिखो, सेकेंडली आगे एरो लगाइए, लिखिए द अदर पर्सन नीड नॉट परफॉर्म his part of contract, अब हिंदी में लिखिए, लाइन चेंज करके लिखना, धारा 64 शून्यकरणीय संविदा के विखंडन के प्रभाव प्रदान करती है। इसके आगे लाइन छोड़कर लिखिए प्रथमते के आगे एरो लगा के लिखना, वह व्यक्ति जो संविदा को विखंडित करता है, वह उस व्यक्ति को जिससे उसने कोई फायदा अभिप्राप्त किया है, उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए दायित्वाधीन होता है।
उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए दायित्वाधीन होता है, उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए दायित्वाधीन होता है। फिर लाइन चेंज करके लिखो द्वितीयते, द्वितीयते। आगे लिखिए इसमें द्वितीयते लिखने के बाद अन्य व्यक्ति को अपने भाग का पालन करने की, अन्य व्यक्ति को अपने भाग का पालन करने की, अन्य व्यक्ति को अपने भाग का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, अन्य व्यक्ति को अपने भाग का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, अन्य व्यक्ति को अपने भाग का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, अन्य व्यक्ति को अपने भाग का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, मतलब सेकेंडली लिख लिया है, इसमें दो ही चीजें हैं कि उसे क्या करना होगा, जो भी फायदा लिया है उसे वापस करना होगा और अदर पार्टी को उसे परफॉर्म करने की नीड नहीं होती है, ठीक है, अपने पार्ट को। आगे लाइन चेंज करके लिख लो, वेयर ए पर्सन सीक्स रेसिशन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर ए पर्सन सीक्स रेसिशन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, rescission of avoidable contract through a court of law under the specific relief act 1963, under the specific relief act 1963, the court may require such person to restore the benefit, require such person to restore the benefit. The court may require such person to restore the benefit and also to pay compensation which justice may require, and also to pay compensation which justice may require, फुल स्टॉप लगा के आगे ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 30 SRA 1963, सेक्शन 30 SRA 1963। हिंदी में लिखिए लाइन चेंज करके, जहां व्यक्ति विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत विधि के न्यायालय द्वारा शून्य करणीय संविदा का विखंडन अभिप्राप्त करता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा फायदा प्रत्यावर्तित करना अपेक्षित कर सकेगा, और साथ ही अपेक्षित कर देगा, और साथ ही प्रतिकर का भुगतान करना भी, जो न्याय द्वारा
और साथ ही प्रतिकर का भुगतान करना भी जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। प्रतिकर का भुगतान करना भी जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो, जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। आगे ब्रैकेट में लिखना है, इसके आगे पूर्ण विराम लगा के, धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। अब आगे पैराग्राफ चेंज करके इसी में लाइन लिखो, द रेमेडी अंडर सेक्शन 30 SRA, द रेमेडी अंडर सेक्शन 30 SRA, द रेमेडी अंडर सेक्शन 30 SRA is more wider, the remedy under section 30 SRA is more wider and equitable, more wider and equitable, more wider and equitable than the remedy under, than the remedy under, than the remedy under Indian Contract Act, than the remedy under Indian Contract Act, than the remedy under Indian Contract Act। हिंदी में लिखिए, धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत उपचार, धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत उपचार, धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत उपचार, संविदा अधिनियम के अंतर्गत, धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत उपचार, संविदा अधिनियम के अंतर्गत, संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपचार से अधिक व्यापक, संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपचार से अधिक व्यापक व उपचार से अधिक व्यापक व साम्यपूर्ण है, उपचार से अधिक व्यापक व साम्यपूर्ण है, उपचार से अधिक व्यापक व साम्यपूर्ण है। जैसे सेक्शन 64 कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि जो भी फायदा लिया है सिर्फ उसे ही रिस्टोर करना होगा, कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं की है। जबकि 30 में क्या बोला है SRA में कि अगर कोई भी रेसिशन लेता है, कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन कर देता है, तो उसे रिस्टोरेशन भी करना पड़ेगा और कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया, SRA का जो प्रोविजन है सेक्शन 30 वो वाइडर हो गया कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट में तो लिमिटेड बात की है ना, भाई आपने कोई भी बेनिफिट ले लिया है तो उसे रिस्टोर कर दो, कोई फायदा लिया है तो उसे वापस कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या बात बोली गई SRA में कि फायदा तो वापस करना ही होगा, उसके लिए कॉम्पनसेशन भी देना होगा, तो वाइडर हो गया ना, ज्यादा बात करिए उसमें, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। ये क्या होता है, एडिशनली भी होते हैं और ऑल्टरनेटिवली भी होते हैं, ठीक है ना। वैसे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट का रेसिशन होगा तो SRA में ही रेमेडी मिलती है, सिविल सूट होता है SRA में रेमेडी मिलती है, और SRA का सूट भी तो CPC में ही फाइल होता है ना भाई। SRA का अगर कोई मामला होगा तो CPC का ही तो प्रोसीजर चलेगा। सिविल में जो भी मामले लगेंगे ना, बेसिकली क्या होता है SRA के जितने भी मैटर्स होते हैं ना वो ADJ कोर्ट में लगता है। समझ में आ रही है बात? उसमें कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होता है ना, और SRA के मैटर्स ही आते हैं आपके जजमेंट राइटिंग में, मेंस में, तो उसमें कोर्ट ऑफ आपको वही लिखना होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। 30 में मिल जाता है, 30 में मिलता है, रेसिशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का ही तो ही है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो इसमें करते ही है तो वहां मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना, लेक्चर एंड करते हैं, कल मिलते हैं। अब तो राखी है, राखी मनाओ अच्छे से राखी के बाद मिलते हैं। चलिए, गुड बाय एवरीवन।